Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, क्या चलेगा आज? न्यूमेरिकल्स, हीट ट्रांसफर के। चलो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स चलेंगे आज किसके? हीट ट्रांसफर। ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है विभिन्न पदार्थों की दो छड़ों की अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशो है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/2। पदार्थों की ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 4:3 है, यानी ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 4/3। और क्या है? इन क्षणों के सिरों के बीच तापांतर एक समान रखने में, यानी कि डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा 2, एक समान रखने में क्षणों में ऊष्मा चालन की दरें समान रहती हैं, यानी कि H1 इज इक्वल टू H2। तो क्या करना है? क्षणों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। L1 अनुपात L2 हमको ज्ञात करना है। हालांकि ये भी अनुपात में दिया है, लेकिन अनुपात बटा एक ही बात है। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए कि ये है दो छड़ है, एक ये है और एक ये है, दो रॉड है। इसकी लंबाई है L1, इसकी लंबाई है L2। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है और इसका क्या है? A2। इसका कंडक्टिविटी K1 है और इसकी K2 है। और क्या? इसका डेल्टा थीटा, यानी कि θ1 माइनस θ2। यहाँ जब लेते थे ना हम θ1 माइनस θ2, तो वो डेल्टा ही थीटा हो गया ना। तो डेल्टा θ1 है इसका तापांतर और इसका डेल्टा θ2 है, जो कि बराबर है दोनों। ठीक है, तो L1 और L2 का हमें अनुपात निकालना है। तो हम और H1 H2 बराबर है, तो हम क्या जानते हैं कि H1 क्या है? K1 A1 और θ1 माइनस θ2 को डेल्टा θ1 कह सकते हैं अपॉन L1। इसी प्रकार या फिर यहां लिखिए H2 कितना हो जाएगा? K2 A2 डेल्टा θ2 अपॉन L2। अब ये बराबर है, तो बराबर है, तो H1 इज इक्वल टू H2, तो हो जाएगा K1 A1 डेल्टा θ1 अपॉन L1 इज इक्वल टू K2 A2 डेल्टा θ2 अपॉन L2। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये बराबर है। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि डेल्टा θ1 इज इक्वल टू डेल्टा θ2, सो दीज आर कैंसिल्ड। अब ये हो गया K1 A1 अपॉन L1 इज इक्वल टू K2 A2 अपॉन L2। अब L1 अपॉन L2 निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो K2 A2 और L1 इज इक्वल टू K1 A1 L2। अब L1 अपॉन L2, L1 के नीचे इस L2 को ले आए तो ये हो जाएगा K1 A1 अपॉन K2 A2। इसका मतलब हो जाएगा K1 अपॉन K2 इंटू A1 अपॉन A2। और K1 अपॉन K2 का वैल्यू कितना है? 4/3। 4/3 इंटू A1 A2 का 1/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/6, और इसको 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3। तो L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 2:3। आंसर देखिए, ठीक है, इस तरह से हो गया 10वां। और बोलिए 12 है।
आ गया समझ में? ठीक, ये था 10वां क्वेश्चन, ये था 10वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ठीक है, चल 10 नंबर लिखते ही मिटाना पड़ा। अब 12वां क्या कह रहा, एल्यूमिनियम की एक छड़ की लंबाई 1 मीटर है। जो कह रहा है, सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी वो कह रहा है उसको पहले लिखते जाएं वेरिएबल्स में, और लिखने के बाद में उनमें देखें कि कोई रिलेशन बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनता है तो फिर डेरिवेशन पर देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मतलब जो भी अननोन वैल्यू है उसको निकालना ही पड़ेगा। एल्यूमिनियम की एक छड़ की लंबाई 1 मीटर है। कोई छड़ है एल, लंबाई उसकी मान लीजिए 1 मीटर है, मतलब एल मान लिया है लंबाई को, और 1 मीटर तो दिया है उसने, 1 मीटर है। परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है कि 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा ना भाई, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर हो जाएंगे। ये हो गया। इसके एक सिरे को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा दूसरे सिरे को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। यानी कि इसका टेम्परेचर है θ1 है 250 डिग्री सेंटीग्रेड और θ2 है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, रखा गया है। छड़ में 5 मिनट में कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी? टाइम दिया है 5 मिनट, 5 मिनट, इसका मतलब हो जाएगा 5 × 60 बराबर 300 सेकंड। ठीक है, कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी एल्यूमिनियम के लिए? के दिया है 0.20 और के क्या है 0.20, और कितना यूनिट है इसका? किलोजूल पर मीटर सेकंड, किलोजूल पर मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी 5 मिनट में, यानी कि Q हमको निकालना है। ठीक, तो Q निकालिए। Q का फॉर्मूला क्या है, के ए θ1 माइनस θ2 × T/L, इससे निकाल लीजिए। तो के कितना है 0.2 × ए कितना है 5 × 10⁻⁻⁴ के ए θ1 माइनस 250 माइनस 50 θ1 माइनस θ2 × T कितना है 300। ठीक, अपॉन L कितना है 1 मीटर। तो ये तो एक ही हो गया, 2 पंजे 10 यानी कि 1.0, और एक 10⁻⁻⁴ इंटू ये 200 हो गया, और इंटू 300 हो गया, और ये हो गया 6, क्योंकि ये 2 जीरो इस 4 को बैलेंस कर देंगी माइनस के को। ठीक है, 6 हो गया। अब ये आएगी किलो जूल में हीट, और इसको आप जूल में बनाएंगे तो ये हो जाएगी 6000 जूल, और कैलोरी में बनाएंगे तो 6000/4.18 कितना हो जाएगा 4.18 हो जाएगा 1435.5 1435.5 कैलोरी। देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन 12। ठीक, और बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं?
बोलिए अगला 16 है। 16 पहले नंबर ही डाल देते हैं, हर बार नंबर कोई कम टाइम मिलता है, अब तो टाइम मिल जाएगा इसको। विभिन्न धातुओं के बने दो बर्तनों के आकार एवं दीवारों की मोटाइयां सभी प्रकार से समान हैं यदि दोनों बर्तन में भरी बर्फ की समान मात्राएं क्रमशः 10 मिनट एवं 25 मिनट में पूरी तरह पिघल जाएं। T1 10 मिनट है, ठीक, और T2 25 मिनट है। दो बर्तन है और इसमें समान द्रव्यमान की जो है ये बर्फ भरी हुई है, ठीक है, ऐसे ही बर्फ ही मान लो इसको। तो समान द्रव्यमान की और दो बर्तन आकार और दीवारों की मोटाई सभी प्रकार से समान है, दोनों बर्तन में भरी बर्फ की समान मात्राएं हैं, क्रमशः 10 मिनट 25 मिनट में पूरी तरह पिघल जाएं, तो बर्तनों के पदार्थों की ऊष्मा चालकता गुणांकों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि K1 अनुपात K2 ज्ञात कीजिए। देखिए ये दो बर्तन है, सेम एक जैसे हैं और समान मात्रा की बर्फ है, ठीक है, ये 10 मिनट में पिघल जाती है और ये 25 मिनट में पिघल जाती है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसका जब सेम द्रव्यमान है और सेम आकार है बर्तन की मोटाई वोटाई, तो इसका जो K1 मान लेते हैं इसकी ऊष्मा चालकता और इसको K2 मान लेते हैं, ठीक है। तो K1 और K2 का अनुपात पूछ रहा है, तो अब इसको हीट मिलेगी जब तो पिघलेगी बर्फ। तो Q का संबंध K से कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q का फॉर्मूला क्या है, K A डेल्टा थीटा T अपॉन L, ये था, ठीक है। अब K और T में हमें ये देखना है, ये जो सवाल में केवल T1 T2 दिया और K1 K2 निकलवा रहा है। अब ऐसे सवालों में कहीं कोई फॉर्मूला फिट नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड आगे बचा के रखो क्योंकि सेकंड बुक पढ़नी है, ठीक है, मतलब सेकंड ईयर की। चलो कोई नहीं, यहाँ देखो, माइंड बचाओ नहीं बचाओ, लेकिन यहाँ देखो ऐसे कह दिया। तो Q का रिलेशन मतलब K का और T का देखना है हमको, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक पहचान बता दूं मैं, जैसे एक फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला है, अगर y बराबर XZ ये मान लीजिए, ठीक, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जो भी है, अगर दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है, गुणा कर रही हैं दोनों क्वांटिटी, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर अपॉन में हो रही हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब तुमको उल्टा सा लग रहा होगा, चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे बॉल्स का लॉ देखिए, बॉल्स का लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अरे भाई इसमें गैस भरी हुई है, ठीक, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसको जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा ना वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के उल्टे हैं ना, तो इसका मतलब है कि V बराबर K अपॉन P और PV बराबर K, आ गई गुणा में। अब चार्ल्स का लॉ देख लीजिए, वो स्थिर दाब पर है, VT में संबंध है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जितना ताप बढ़ाएंगे उतना ही वॉल्यूम खिसकता जाएगा और प्रेशर को कुछ नहीं करें हम तो V इज इक्वल टू KT, और T को इधर लाइए, V अपॉन T इज इक्वल टू K, आ गया। कहने का मतलब है कि ये K और T मल्टीप्लाई कर रही हैं, एक ही स्टेंजा में है, मतलब एक ही ये एक्सप्रेशन है पूरा, तो इसका मतलब है कि K में और T में कैसा रिलेशन है, तो इसको चूंकि में लिखेंगे, वी नो दैट चूंकि Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा T अपॉन L, देयरफॉर K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक हो गया। तो K
अपॉन टी। ये टी इधर आएगा, या ये मान लीजिए चलो k इज इक्वल टू सी अपॉन टी, वेयर सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ये कॉन्स्टेंट की हमें कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये कुछ होता है, लेकिन हम बता रहे हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो kt हो जाएगा ना, तो kt बराबर कांस्टेंट हो जाएगा इनके हिसाब से। समझाने की बात है ये। इसका मतलब है कि k1 t1 इज इक्वल टू k2 t2 और k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, ये हो जाएगा। तो ज्ञात कर दीजिए यहीं से k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू t2 25/10। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगी, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर 5 दूगा 10, 5 पंजे 25, तो k1 रेसो k2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5:2। आंसर देखो, इनकी ऊष्मा चालकता है 5:2। 5:2, 2/5 तो नहीं आ रहा, 5:2 है ना। ठीक है, ये है, क्योंकि हम यहाँ भी निकाल सकते थे इससे भी, कि जब ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये k1 t1 बराबर k2 t2 यहाँ तो मैंने तुम्हें दिखाया है, ऐसा कर सकते हैं। ऐसे करके यहाँ आया है, सवाल में कोई जरूरत नहीं है इसकी, चाहो तो यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, कोई समस्या? कोई नहीं, ठीक, आगे बोलो, जल्दी से करने दो क्योंकि टाइम वेस्ट ना किया जाए, बहुत काम है। बताइए 20वां, 3 थर्मामीटर ABC के पाठ्यांक 36, 32, 27 डिग्री सेल्सियस है। ए मनुष्य के शरीर एवं बनियान के बीच, बी बनियान एवं कमीज के बीच तथा सी कमीज एवं कोट के बीच लगे हैं। यदि बनियान एवं कमीज समान मोटाई की हो तो उनके बीच उनके ऊष्मा चालकता गुणांकों की तुलना कीजिए। लो जी, एक आदमी बनाना पड़ेगा। अब हम आर्टिस्ट तो है नहीं, आदमी को कंसीडर कर लेते हैं कि ये आदमी है। हम तो अब फिजिक्स में ऐसा ही आदमी मानेंगे ना, नॉन लिविंग है हमारी तो फिजिक्स। हाँ, और ये पहन रहा है बनियान, मतलब बनियान पहन रहा है, ठीक, और ये पहन रहा है कमीज, और ये पहन रहा है कोट। और ये मत कहना ऐसा आदमी नहीं देखा हमने। एक थर्मोमीटर लगाए यहाँ, अरे थर्मोमीटर तो सीधा बन जाए तो अपने विभाग की चीजें। ये है, इसको हम T1 मान लेते हैं, एक है T2, ठीक, T2, और एक यहाँ लगा है T3। नहीं, इसको ABC मानेंगे। ये A लगा है, ये B लगा है, ये C लगा है। तो A की रीडिंग कितनी है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। हाँ, A की रीडिंग कितनी है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और B की रीडिंग 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और C 27 डिग्री सेंटीग्रेड। निकलेगा क्या निकालना है? मोटाई की हो, बनियान एवं कमीज समान मोटाई की हो, बनियान की यानी इसकी ऊष्मा चालकता और इसकी ऊष्मा चालकता, अनुपात निकालना है, K1 अनुपात K2, तुलना करनी है। चलो K1 अपॉन K2 वो तुलना ही होती है, ये निकालना है, या अनुपात ही निकालना है, ये मान लो, ऐसे ही मान लो K1 अनुपात K2 हमको निकालना है। तो बताओ, ये दिया है, बस निकाल लो सवाल। हर सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकल सकता, ठीक। फिजिक्स का डेरिवेशन, फिजिक्स का पूरा चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है? न्यूमेरिकल सॉल्व जब कर लोगे ना तो आसान हो जाएगी ये चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब K1 K2 और डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना ही दिया है, इसको निकालना है, निकाल दो कैसे। तो यहाँ इसकी हम चालकता मानते हैं K1 और इसकी मानते हैं K2, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना है? A और B का डिफरेंस है नहीं,
इसको डेल्टा थीटा बनना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, आदमी का जो टेम्परेचर है, बनियान को क्रॉस करके बी को दे रहा है नहीं? तो बनियान की जो कंडक्टिविटी है उसको K1 मानेंगे, और जो कमीज की कंडक्टिविटी है उसको K2 मानेंगे। तो बी को जो टेम्परेचर मिल रहा है वो बनियान जितना कंडक्ट करेगी उतना टेम्परेचर मिल रहा है। इसका मतलब ये θ1 θ2, तो डेल्टा θ1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए का टेम्परेचर माइनस बी का टेम्परेचर, यानी कि 36 माइनस 32 का मतलब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड में ही है, ठीक है? चलो ऐसे लिख लो, 36 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया डेल्टा θ1। इसी प्रकार डेल्टा θ2 निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा? 27 माइनस 32, 27 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 4, 32 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। मतलब ए और बी में डेल्टा θ1 माना है और बी और सी में डेल्टा θ1 माना है, ठीक है? अब हम क्या जानते हैं? क्यू का वही फॉर्मूला जानते हैं हम, तो के ए डेल्टा थीटा इंटू, हाँ टी मान लो, चलो टी अपॉन एल, ये जानते हैं। अब के में और डेल्टा थीटा में कैसा? इनवर्सली, बिल्कुल सही पकड़े हैं ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस वी नो दैट के इनवर्सली डेल्टा थीटा, सो देयरफॉर, यानी कि इसलिए K1 डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू K2 डेल्टा थीटा 2, ठीक? ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी तो इससे पहले निकाला था एक ऐसा ही। फॉर्मूले में से देख लो, बीच में से निकल आया, कहीं से भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल एक्टिव रहता है पूरे फुल मूड में। तो K1 अपॉन K2 आ जाएगा, यहाँ से K1 अपॉन, अरे K2 नीचे आ जाएगा, ये डेल्टा θ1 नीचे पहुंच जाएगा, डेल्टा θ1 अपॉन डेल्टा θ2, तो क्या हो गया? डेल्टा θ1 कितना है? 4/5। हाँ, डेल्टा θ2 अपॉन डेल्टा θ1, हाँ डेल्टा θ1 नीचे पहुंचेगा, तो K1 अपॉन K2 नीचे पहुंचेगा, इधर डेल्टा θ1 नीचे पहुंचेगा, तो K1 अपॉन K2 डेल्टा θ2 कितना है? 5/4, तो इसका हो जाएगा K1 अनुपात K2 बराबर 5/4। देखना जरा कितना है, यही है 5/4, ये है, ठीक? ये 20 क्वेश्चन, 20 तक हो गए तुम्हारे? हाँ 20 में तो ये हो ही गया, तो 20 तक हो गए। अब आगे Thank you.